हमने लास्ट लेक्चर में ट्रिपल इंटीग्रल को एवेल्युएट करना सीखा था, बॉक्स वाले रीजन्स के लिए भी और ऐसे रीजन्स के लिए भी जो बॉक्स शेप में नहीं थे। आज हम ट्रिपल इंटीग्रल की एप्लीकेशन सीखेंगे कि ट्रिपल इंटीग्रल की मदद से किसी सॉलिड का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, मास कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है और उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हैं वो कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं। इसके अलावा ट्रिपल इंटीग्रल को स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड की। अगर फर्ज करें जी आपके पास एक सिंपल सॉलिड है, एक्स वाई सॉलिड, एक्स जी सॉलिड या वाई जी सॉलिड, कोई सा भी सॉलिड है। एक्स वाई, एक्स जी या वाई जी सॉलिड कैसे होते हैं इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे। अगर हमारे पास कोई सा भी सॉलिड है, वी जो उसका वॉल्यूम अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सिंपली हम ट्रिपल इंटीग्रल को एवेल्युएट कर लेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जो है उसका आंसर आ जाएगा। जैसे हमने डबल इंटीग्रल में सीखा था कि डबल इंटीग्रल में सिंपल डबल इंटीग्रल को बगैर कोई इंटीग्रेंड लिखे या इंटीग्रेंड को कह लें 1 लिखकर इंटीग्रेट कर लेंगे तो एरिया आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप ट्रिपल इंटीग्रल को एवेल्युएट कर लेंगे इंटीग्रेंड 1 लिखकर तो हमारे पास उस सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है मास ऑफ द सॉलिड। वही हमारे पास जी एक सिंपल सॉलिड है, किसी भी शेप में है, एक्स वाई एक्स जी या वाई जी सॉलिड है हमारे पास। डेल्टा एक्स वाई इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर डेंसिटी है और हम मालूम करना चाहते हैं सॉलिड का मास। तो सॉलिड का मास मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रल एवेल्युएट कर लेंगे इंटीग्रेंड में डेल्टा एक्स वाई जी लिखकर। डेल्टा एक्स वाई जी लिखकर ट्रिपल इंटीग्रल को एवेल्युएट कर लेंगे तो हमारे पास सॉलिड का मास आ जाएगा। ट्रिपल इंटीग्रल को कैसे एवेल्युएट करेंगे वो आपकी अपनी चॉइस है, किसी भी ऑर्डर में करें और चाहे आज जो मेथड सीखेंगे स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में करें। ट्रिपल इंटीग्रल में डेल्टा एक्स वाई जी लिखकर जब आप उसको एवेल्युएट करेंगे तो आपके पास उस सॉलिड का मास आ जाएगा जहाँ पर डेल्टा एक्स वाई जी जो है वो डेंसिटी है। इस तरह से अगर सिंपल ट्रिपल इंटीग्रल को एवेल्युएट कर लेंगे, डेंसिटी का कोई बीच में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके पास उस सॉलिड का वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। और नेक्स्ट एप्लीकेशन है अगर हम मालूम करना चाहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी या कह लें सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो इक्वल होगा, न्यूमरेटर में ट्रिपल इंटीग्रल होगा डेल्टा एक्स वाई जी एक्स डी वी और डिनोमिनेटर में सिंपल हमारे पास जो है मास आएगा। और याद रहे अगर कोई ऐसा सॉलिड है जिसकी हर पॉइंट पर डेंसिटी कांस्टेंट है तो डेल्टा एक्स वाई जी को कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे। उस सूरत में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्स कोऑर्डिनेट है न्यूमरेटर में उसमें आएगा ट्रिपल इंटीग्रल एक्स डी वी और डिनोमिनेटर में आएगा ट्रिपल इंटीग्रल डी वी अगर डेंसिटी कांस्टेंट है। अगर डेल्टा एक्स वाई जी जो है वो कांस्टेंट है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से डेल्टा एक्स वाई जी कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगी और ये सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसी तरह से गेस कर सकते हैं आप सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होगा, उसमें इस जगह पर एक्स की जगह वाई आ जाएगा। तो जो वाई कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का उसमें यहाँ वाई आ जाएगा, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। अब आप आसानी के साथ गेस कर सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास का जी कोऑर्डिनेट होगा उसमें इस जगह पर जी आ जाएगा, बाकी फार्मूला हमारे पास सेम रहेगा। तो ये 3 फार्मूला ही हैं हमारे पास किसी भी सॉलिड का सेंटर ऑफ मास मालूम करने का। और चौथी एप्लीकेशन जो हम सीखेंगे वो है कि मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया जो है वो कैसे कैलकुलेट किए जाएं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब आप जानते हैं कि जब आप
किसी ऑब्जेक्ट को किसी लाइन के अबाउट रोटेट करवाने की कोशिश करते हैं तो जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, इसका मतलब है आपको उतनी ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उसको रोटेट करवाने के लिए, और जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उतनी ही कम फोर्स लगाकर आप उस सॉलिड को रोटेट करवा सकेंगे। यहाँ पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कैलकुलेट करेंगे वो सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जब हम किसी भी सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे तो सॉलिड के स्मॉल एलिमेंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर लिखना है, वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके ट्रिपल इंटीग्रल इंटीग्रेट कर लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस आ जाएगा। अगर आपके पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस हैं और फर्ज करें यहाँ कहीं कोई आपके पास एक सॉलिड है, ये सॉलिड के ऊपर आपने एक स्मॉल एलिमेंट लिया जिसका पॉइंट जो है एक्स वाई और जी है, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट आएगा हमारे पास x0 0, और जब इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे तो वो वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आएगा। यानी यहाँ पर हमने सॉलिड के स्मॉल एलिमेंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर लिखना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस आ जाएगा। आप गैस कर सकते हैं कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस कैलकुलेट करना हो तो इसका डिस्टेंस निकालेंगे वाई एक्सिस से जो एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा और उस डिस्टेंस का स्क्वायर लेकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस जो है डेल्टा एक्स वाई जी, जहाँ पर डेंसिटी है सॉलिड के स्मॉल एलिमेंट का, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस का स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर डीवी। इसी तरह अबाउट जी एक्सिस के लिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अबाउट ओरिजिन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का यहाँ स्क्वायर लिख लेंगे और बाकी उसी तरह से वैल्यूएट कर लेंगे। तो इनकी वैल्यूएशन की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा आज ट्रिपल इंटीग्रल वैल्यूएट करना इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। और अब हम बात करने लगे हैं ट्रिपल इंटीग्रल इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ट्रिपल इंटीग्रल को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में वैल्यूएट करने से पहले ज़रा रिवाइज कर लेते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अगर आपके पास एक्स वाई जी जो है कोई पॉइंट है इन कार्टियन कोऑर्डिनेट्स, तो इसी पॉइंट के जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आर थीटा और जी होते हैं। आर थीटा और जी क्या होते हैं? पॉइंट एक्स वाई जी के सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आर थीटा और जी होते हैं। इनमें आर क्या चीज़ होती है, थीटा क्या होता है और जी क्या होता है? जी तो क्लियरली वही बात है, पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन या कह लें डिस्टेंस अलोंग जी एक्सिस। आर और थीटा क्या है? जो हमारे पास पॉइंट है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, इसका प्रोजेक्शन ड्रा करें एक्स वाई प्लेन में। अगर इसका एक्स वाई प्लेन के अंदर जो प्रोजेक्शन है वो एम है। एम क्या है? प्रोजेक्शन है पॉइंट पी एक्स वाई जी का एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन होने का मतलब है इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और 0 हैं और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इसके आर थीटा और 0 हैं। इसका आर क्या है? इसमें आर जो है वो ओ से लेकर एम तक का जो डिस्टेंस है वो आर है। ओ से एम तक का डिस्टेंस आर है और ओ एम लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। थीटा एंगल है ओ एम का विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसके अंदर जो एम है हमारे पास वो क्या है? इसमें जो हमारे पास एम है वो प्रोजेक्शन है पॉइंट पी का एक्स वाई प्लेन में। पॉइंट पी का एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन अगर एम है तो ओ एम लाइन का जो एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस बन रहा है उसे हम थीटा कहते हैं। और आर जो है वो मैंने आपको बताया क्या है, ओ एम डिस्टेंस जो है उसे हम आर कहते हैं। क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो आर स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होगा।
वही जो पोलर कोऑर्डिनेट्स की रिलेशन होती हैं, x r cos थीटा के इक्वल होगा और y हमारे पास r sin थीटा के इक्वल होगा। ये हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या होते हैं। किसी पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x y z हो तो r थीटा और z उसके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है, जहां पर r पॉइंट P से XY प्लेन में ड्रा किए गए प्रोजेक्शन वाले पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस और OM लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल है वो थीटा है। यहाँ पर आप इस बात को नोट कर सकते हैं कि जो थीटा की वैल्यूज़ हैं, जो थीटा की रेंज है हमारे पास, वो 0 से 2 पाई के दरमियान होगी। अब हम बात करते हैं कि ट्रिपल इंटीग्रल को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कैसे सॉल्व करेंगे। उसी तरह से अगर जी आपके पास कोई भी सिंपल सॉलिड है, अगर इस पर हम बात कर रहे हैं कि वो XY सॉलिड है, XY सॉलिड का मतलब आपको मालूम है कि उसको लोअर साइड से एक सरफेस z इज इक्वल टू G1 XY बाउंड कर रही है, अपर साइड से उसको एक सरफेस z इज इक्वल टू G2 XY बाउंड कर रही है। और सपोज कर लें कि R जो है उस G का प्रोजेक्शन ऑन XY प्लेन है। एक सरफेस है, सरफेस XY सॉलिड की बात कर रहे हैं। XY सॉलिड किस तरह का होता है, इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। ऐसे सॉलिड को XY सॉलिड कहते हैं जिसको लोअर साइड से एक सरफेस बाउंड करे, उस सरफेस की इक्वेशन आपके पास मौजूद हो, अपर साइड से जो सरफेस बाउंड करे उस सरफेस की इक्वेशन मौजूद हो, और आप उसका प्रोजेक्शन ले सकते हो XY प्लेन में। एक और बात याद रहे कि जिस फंक्शन की इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसे डोमेन G के ऊपर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। और ट्रिपल इंटीग्रल अगर आप एवेल्युएट करते हैं fx_y_z dv, कौन से कोऑर्डिनेट्स में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। f(x,y,z) dz, पहले z के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करने लगे हैं। z के रिस्पेक्ट से लोअर साइड से सरफेस G1 XY बाउंड कर रही है, अपर साइड से सरफेस G2 XY बाउंड कर रही है। इसको आप r और थीटा में चेंज करके एवेल्युएट कर लेंगे। इंटीग्रेशन करना चाहते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में तो इस फंक्शन को और इन लिमिट्स को r और थीटा की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। r और थीटा की फॉर्म में चेंज करने के बाद जो प्रोजेक्शन होगा उस प्रोजेक्शन को एवेल्युएट करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में r और थीटा के रिस्पेक्ट से। अगर फर्ज करें हमने इसका प्रोजेक्शन लिया है XY प्लेन में और वो प्रोजेक्शन जो है वो इस तरह का रीजन बन रहा है कि उसको दो रेज बाउंड कर रही हैं, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, थीटा इज इक्वल टू बीटा, और दो कर्व्स बाउंड कर रही हैं, r इज इक्वल टू r1 थीटा और r इज इक्वल टू r2 थीटा। ऐसी सूरत में जब dA को r और थीटा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो r dr और d थीटा हो जाएगा। r की लिमिट जो है r1 थीटा से r2 थीटा तक और थीटा की लिमिट जो है वो अल्फा से बीटा तक। इस तरह से आप किसी भी ट्रिपल इंटीग्रल को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं। कब किया करेंगे, जब आप देखें कि इंटीग्रेंड के अंदर x² प्लस y² मौजूद है, जो आपका रीजन बन रहा है वो सिलेंड्रिकल टाइप बन रहा है। आप x² प्लस y² को आसानी से r² में तब्दील कर सकते हैं, तो आप उसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके उसकी इंटीग्रेशन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कर लिया करेंगे। तो ये बात थी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इंटीग्रेशन की। हम करने लगे हैं कि एग्जाम्पल क्या है, हमने एवेल्युएट करना है ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द सरफेस S। मैं अभी तक जिक्र कर रहा था कि सॉलिड G है जिसके ऊपर हमने इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे जिस सॉलिड पे इंटीग्रेट करना है उसको S से डिनोट कर दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटीग्रेशन करनी है हमने x² प्लस y² की, और x² प्लस y² की चूंकि इंटीग्रेशन हमने करनी है तो इसलिए मैंने अभी से डिसाइड कर लिया है कि मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करूँगा। S रीजन है, किस तरह का रीजन है, इसको बाउंड कर रहा है सिलेंडर x² प्लस y² इक्वल टू 1, और इसको बाउंड कर रहे हैं प्लेन z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 4। अगर आप इस सॉलिड को स्केच करें तो ये आपके पास सिलेंडर बन रहा है। इस सिलेंडर को लोअर साइड से प्लेन बाउंड कर रहा है। कौन सा वाला प्लेन बाउंड कर रहा है, XY प्लेन, जिसकी इक्वेशन z इज इक्वल टू 0 है। इस सिलेंडर को
अपर साइड से बाउंड कर रहा है प्लेन, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन, z इज इक्वल टू 4 वाला प्लेन। हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। चूंकि जो इंटीग्रैंड है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शेप का है और जो सरफेसेस हैं वो भी बहुत आसान सी हैं। लोअर साइड से z इज इक्वल टू 0 वाली सरफेस बाउंड कर रही है, अपर साइड से z इज इक्वल टू 4 वाली सरफेस बाउंड कर रही है। तो हम इसको इंटीग्रेट करने लगे हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्केच कर चुके हैं। z की लोअर लिमिट देख लें, जो लोअर साइड पे सरफेस है वो z इज इक्वल टू 0 है, तो इसकी z की लोअर लिमिट z इज इक्वल टू 0 आ गई। अपर साइड से जो सरफेस इसको बाउंड कर रही है इस सॉलिड को, इस रीजन को, वो z इज इक्वल टू 4 है, तो z इज इक्वल टू 4 जो है वो इसकी अपर लिमिट आ गई। अब हम लिमिट्स लेना चाहते हैं इसके प्रोजेक्शन की एक्स वाई प्लेन के अंदर, और लिमिट्स लेना चाहते हैं r और थीटा के रिस्पेक्ट से। उसके लिए इसके प्रोजेक्शन को स्केच कर लेते हैं एक्स वाई प्लेन में। जब आप इस सिलेंडर का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में लेंगे तो वो एक्स वाई प्लेन में हमारे पास यहाँ पर एक सर्कल बन जाएगा। इस सर्कल को हमने यहाँ एक्स वाई प्लेन में स्केच कर लिया है। अब इसकी लिमिट्स लेना चाहते हैं आर और थीटा के रिस्पेक्ट से। आपको याद होगा लिमिट्स लेने के लिए ओरिजिन से एक रे ड्रा करते हैं। वो रे जब उस रीजन में एंटर होती है तो एंटर होते हुए जो आर की वैल्यू होती है वो लोअर लिमिट होती है। जब वो इस रीजन को आखिरी मर्तबा कट करती है तो जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री के लिए जो आर होता है वो उसकी आर की अपर लिमिट हो जाती है। ये हमारे पास रीजन है, ये सारी सर्कुलर डिस्क। इसमें ये जो रे हमने ड्रा की है ये आर इज इक्वल टू 0 पर पहली दफ़ा इस रीजन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो आर इज इक्वल टू 0 जो है वो इसकी लोअर लिमिट है। r इज इक्वल टू 0 इसकी लोअर लिमिट है और r की जो अपर बाउंड्री है वो 1 है। r इज इक्वल टू 1 इसमें r की अपर लिमिट है। और यहाँ पर अगर आप इस रे को लें थीटा इज इक्वल टू 0 पे और फिर इसको रोटेट करवाते चले जाएं तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, यानी थीटा की वैल्यूज जो है वो 0 से 2 पाई के दरमियान है। ये इसमें थीटा की लिमिट्स हैं। मेरे पास अब लिमिट्स मौजूद हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। मैं आसानी के साथ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इस इंटीग्रल को एवेल्यूएट कर सकता हूँ। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जब आप इंटीग्रल एवेल्यूएट करते हैं तो वो हमारे पास dz और r dr और d थीटा होता है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैंने चेंज कर लिया है आर स्क्वायर में। आपको याद होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आर स्क्वायर के इक्वल होता है। एक्स इक्वल होता है आर कॉस थीटा के और वाई इक्वल होता है आर साइन थीटा के। यहाँ पे मुझे एक्स और वाई की सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत तो पेश नहीं आई है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर के इक्वल होता है, तो यहाँ पर इस इंटीग्रैंड में मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर लिख लिया है। पहले z के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन, z की लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4, फिर इंटीग्रेशन r के रिस्पेक्ट से और लास्ट में थीटा के रिस्पेक्ट से। r की लिमिट्स हम देख चुके 0 से 1 तक, थीटा की लिमिट्स हम देख चुके 0 से 2 पाई तक। अब हमें इसकी सिंपल इंटीग्रेशन करनी है। पहले हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे z के रिस्पेक्ट से। जब हम इसकी z के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आर स्क्वायर और r मल्टीप्लाई होकर आर क्यूब जो कि कांस्टेंट के तौर पर रहेंगे, और 1 dz की इंटीग्रेशन जो है वो z हो जाएगी। 1 dz की इंटीग्रेशन z हो गई। z की लिमिट्स 0 से 4, r और थीटा की लिमिट्स वैसे ही मौजूद हैं, इनके रिस्पेक्ट से अभी बाद में इंटीग्रेशन करेंगे। z के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन हो गई है, z की लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अपर लिमिट 4 सब्स्टिट्यूट कर ली, माइनस लोअर लिमिट 0 सब्स्टिट्यूट कर ली, 4 माइनस 0 4 r क्यूब आ जाएगा। अब ऐसा करते हैं r के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 4 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। r क्यूब की इंटीग्रेशन जब r के रिस्पेक्ट से करेंगे तो सिंपल फार्मूला, r की पावर 1 बढ़ा ली और नई पावर से डिवाइड कर लिया, और r की लिमिट्स हमने राइट साइड पर लिख ली हैं। थीटा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अभी बाद में करनी है। r की लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। r में यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 और 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, और सिंप्लीफिकेशन करते हुए ये जो 4 है इस 4 के साथ
कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास 1 माइनस 0 आ जाएगा, यानी हमारे पास 1 माइनस 0 आ गया और थीटा के रिस्पेक्ट से अभी हमने इंटीग्रेशन करनी है। 1 माइनस 0 1 बन जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन जो है हमारे पास थीटा आ जाएगी और थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई है। लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लें, अपर लिमिट 2 पाई माइनस लोअर लिमिट 0, तो 2 पाई माइनस 0 यानी 2 पाई हमारे पास आंसर आ गया। तो हमने एवेल्यूएट कर लिया है एक ट्रिपल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वी को ओवर ए सॉलिड रीजन एस। चूँकि हमने देखा ये था कि जो हमारे पास सॉलिड है वो सिलेंड्रिकल शेप का है और जो इंटीग्रैंड है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो हमने कहा कि हमारे लिए आसान रहेगा हम इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके एवेल्यूएट कर लें। हमने इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके एवेल्यूएट कर लिया है। तो अब हम सीखने लगे हैं कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर ट्रिपल इंटीग्रल को कैसे एवेल्यूएट करेंगे, लेकिन इसको सीखने से पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अगर आपके पास कोई पॉइंट P है स्पेस के अंदर, इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x, y और z हैं, तो इसके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स जो हैं उन्हें हम रो, थीटा और फाई कहते हैं। रो, थीटा और फाई पॉइंट के स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है। अब इनमें रो क्या है, थीटा क्या है और फाई क्या है। रो जो है वो इस पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस है। फाई क्या है, इस लाइन OP का जो z एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, पॉजिटिव z एक्सिस के साथ, इसको फाई कहते हैं। फाई की जो वैल्यू है वो 0 से पाई तक हो सकती है। अगर पॉइंट P जो है वो z एक्सिस पर आ जाए तो फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। पॉइंट P जो है वो नेगेटिव z एक्सिस पर चला जाए तो फाई की वैल्यू जो है वो पाई हो जाएगी। और थीटा, अगर हम इस पॉइंट P का प्रोजेक्शन लें XY प्लेन में और Q हो, Q पॉइंट P का प्रोजेक्शन इन XY प्लेन है। इस लाइन Q को ओरिजिन से मिलाएं OQ का जो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल है उसे हम थीटा कहते हैं। थीटा क्या है, एंगल ऑफ OQ विद पॉजिटिव x एक्सिस। OQ का एंगल विद पॉजिटिव x एक्सिस जो है वो थीटा है। पूरा एक सर्कल रोटेट किया जा सकता है। थीटा की वैल्यूज जो हैं वो 0 से 2 पाई के दरमियान होती हैं। तो ये हमने बात की है किसकी, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की, कि रो क्या है, थीटा क्या है, फाई क्या है। पॉइंट P अगर स्पेस में है, इस पॉइंट P को ओरिजिन से मिलाएं, OP डिस्टेंस को हम रो कहते हैं। OP का z एक्सिस के साथ एंगल फाई होता है जिसकी वैल्यू 0 से पाई तक हो सकती है। P से XY प्लेन में प्रोजेक्शन ड्रा करें, अगर वो Q है तो OQ का x एक्सिस के साथ जो एंगल है उसे हम थीटा कहते हैं। इस थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के दरमियान होती है। कार्टेशियन और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की आपस में रिलेशंस क्या होती हैं, आप देख ही रहे हैं कि पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो रो है। तो यहाँ से आप रो आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले हम बात करने लगे हैं z की। अगर मेरे पास ये डिस्टेंस रो है, ये एंगल फाई है, तो ये जो इसका प्रोजेक्शन ऑन z एक्सिस है वो रो कॉस फाई हो जाएगा। तो z कोऑर्डिनेट रो कॉस फाई हो गया। और ये जो z के परपेंडिकुलर है, ये ट्राइंगल की साइड रो साइन फाई आ जाएगी। और जब हम P से XY प्लेन पे प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे Q, तो ये OQ की लेंथ भी रो साइन फाई। OQ मेरे पास इस वक्त रो साइन फाई है। अगर मैं इसको R कह लूँ, मैं अब पिक्चर ले रहा हूँ XY प्लेन में, OQ मेरे पास R है, ये एंगल इसका थीटा बन रहा है। तो x कोऑर्डिनेट जो है वो थीटा के साथ वाली साइड, इस OQ का प्रोजेक्शन x एक्सिस पर वो r cos थीटा आएगा। और सिंपल साइन थीटा इस राइट एंगल ट्राइंगल में लेकर सॉल्व करेंगे तो ये वाली साइड जो है मेरे पास r साइन थीटा आ जाएगी। और r मेरे पास इक्वल है किसके, रो साइन फाई के। अगर मैं यहाँ r की जगह रो साइन फाई लिख दूं तो रो साइन फाई और साइन थीटा ये इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो गया। और यहाँ पर r की जगह मैं क्या लिख दूं, रो साइन फाई,
तो रो साइन फाई और कॉस थीटा जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, यानी हमारे पास जो रिलेशंस आ गई, एक्स इक्वल आ गया रो साइन फाई कॉस थीटा के और y इक्वल आ गया रो साइन फाई और साइन थीटा के। ये एक्स वाई जी की रिलेशंस आ गई। ओरिजिन से P तक का डिस्टेंस रो है, डिस्टेंस फार्मूले से रो स्क्वायर जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के इक्वल आ गया। ये रिलेशंस हमारे पास अब मौजूद हैं स्फेरिकल और कार्टियन कोऑर्डिनेट्स की। हम कार्टियन कोऑर्डिनेट्स को स्फेरिकल में और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को कार्टियन कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर सकते हैं। अगर हम किसी ट्रिपल इंटीग्रल को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में एवेल्युएट करना चाहते हैं, अगर हम देखते ये हैं कि उसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर मौजूद हैं, हम उसकी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आसानी के साथ लिमिट्स ले सकते हैं, तो हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में इंटीग्रेशन करेंगे और एक्स वाई जी को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स रो थीटा और फाई में चेंज कर लेंगे। जी हमारे पास कोई रीजन है जिसको डिफाइन किया गया है थीटा अल्फा से बीटा तक, फाई की वैल्यूज मौजूद हैं h1 थीटा से h2 थीटा के दरमियान, और जो रो है वो चेंज हो रहा है f1 थीटा फाई से f2 थीटा फाई में। तो हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकेंगे किस आर्डर में, पहले रो के रिस्पेक्ट से, फिर फाई के रिस्पेक्ट से, लास्ट में थीटा के रिस्पेक्ट से। और हमारे पास जो फंक्शन है f रो थीटा फाई ये कंटिन्यूस ऑन द डोमेन g है। अगर कंटिन्यूस फंक्शन होगा तो उसके लिए ट्रिपल इंटीग्रल की हम बात कर रहे हैं। हम फंक्शन f रो थीटा फाई को ट्रिपल इंटीग्रेट करना चाहते हैं ओवर द रीजन g, और हम इसको वैल्यूएट कर सकेंगे ओवर द रीजन g। तो मेरे पास जो dv आएगा, dv इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स जब हम इसको चेंज करेंगे तो वो मेरे पास आएगा रो स्क्वायर साइन फाई डी रो डी फाई और डी थीटा। कैसे आएगा इसकी डिटेल में मैं आज नहीं जा रहा हूँ, आप खुद देख सकते हैं। आपको याद रखना है कि dv को एक स्मॉल पोर्शन के वॉल्यूम को जब आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे, जहाँ पर रो थीटा और फाई आप जान गए हैं कि क्या चीज़ है, तो dv इक्वल आएगा रो स्क्वायर साइन फाई डी रो डी फाई और डी थीटा। तो यहाँ पर हम dv की जगह रो स्क्वायर साइन फाई डी रो डी फाई और डी थीटा लिख देंगे। पहले रो के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे, रो की लिमिट्स हमारे पास f1 थीटा फाई से f2 थीटा फाई तक हैं। फिर फाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे, फाई की लिमिट्स हमारे पास h1 थीटा से h2 थीटा हैं, और फिर थीटा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे जिसकी लिमिट्स अल्फा से बीटा तक हैं। इस आर्डर को आप चेंज भी कर सकते हैं, आप पहले फाई बाद में रो और लास्ट में थीटा के रिस्पेक्ट से कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा जब आप उस सरफेस को स्केच करेंगे तो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर लेंगे कि आपने किस आर्डर में इसको इंटीग्रेट करना है। एक एग्जांपल की मदद से स्फेरिकल इंटीग्रल को एवेल्युएट करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। तो हम इस वक्त एक एग्जांपल करने लगे हैं और हमने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम बाउंडेड बाय द स्फीयर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर से स्फीयर बन रहा है। इस स्फेरिकल सॉलिड का हमने वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम इस सरफेस को स्केच कर लेते हैं। ये स्फीयर है, मैंने आपसे कहा था अगर आप देखते ये हैं कि आपके पास कोई स्फेरिकल शेप की चीज़ है या आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लिमिट आसानी से मालूम कर सकते हैं, तो कैलकुलेशंस करने के लिए आप इंटीग्रल को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में एवेल्युएट कर लेंगे। वैसे हमें मालूम है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसके इक्वल हुआ करता है, वॉल्यूम इक्वल हुआ करता है ट्रिपल इंटीग्रल dv ओवर द रीजन g। इस dv ट्रिपल इंटीग्रल को आप किसी भी कोऑर्डिनेट्स में एवेल्युएट कर लें तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ हम डिसाइड ये कर रहे हैं कि हम इसको एवेल्युएट करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। अगर हम इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में एवेल्युएट करना चाहते हैं तो मेथड क्या होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की लिमिट मालूम करने के लिए, आप ओरिजिन से एक रे ड्रा करेंगे। ये हमने ओरिजिन से एक रे ड्रा की है। ये रे जब उस सॉलिड को पहली दफ़ा कट करेगी तो उस वक्त बाउंड्री की जो सरफेस होगी, उस सरफेस की इक्वेशन हमारे पास जो है वो रो की लोअर लिमिट आ जाएंगी। हमारे पास ये जो रे है जो हमने स्केच की है,
ये ओरिजिन पर ही इसमें एंटर हो गई है। इस ओरिजिन के ऊपर रो की वैल्यू हमें मालूम है क्या है, 0 है। तो जब हम इसमें लोअर लिमिट लेंगे रो की तो वो 0 आ जाएगी। जब ये रे इस सॉलिड को आखिरी दफ़ा इंटरसेक्ट कर रही है तो इसकी जो बाउंड्री है वो बाउंड्री एक स्फीयर है, और उस स्फीयर के लिए जो रो की वैल्यू है वही हमारे पास रो की अपर लिमिट है। ये स्फीयर है और स्फीयर की इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर जो है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में रो स्क्वायर होता है, तो यहाँ रो स्क्वायर लिख लें। तो रो स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और रो स्क्वायर रूट लेने पर ए। तो यहाँ पर ये जो बाउंड्री है हमारे पास, इस बाउंड्री के ऊपर रो की वैल्यू जो है वो ए है, तो रो की अपर लिमिट जो है वो हमारे पास ए आ गई। रो की लिमिट्स हमने मालूम कर ली। अब हम फाई की लिमिट्स मालूम करेंगे। फाई की लिमिट्स मालूम करने के लिए इस रे को निचली साइड पर मूव करवाएं। जब आप इस रे को निचली साइड पर मूव करवाएंगे तो ये यहाँ तक इस रीजन में रहेगी, और यहाँ पर जो फाई है वो कितना है, फाई हमारे पास यहाँ पे पाई है। और इसको अपर साइड पे मूव करवाएं तो ये इस रीजन में यहाँ तक है। यहाँ पर फाई की वैल्यू 0 है। ये फाई की वैल्यू 0 जो ऊपर वाली साइड पे है, ये मिनिमम वैल्यू फाई की लोअर लिमिट होगी। निचली साइड पर फाई पाई बनेगा, ये इसकी अपर लिमिट होगी। तो हमारे पास फाई के रिस्पेक्ट से जो लोअर लिमिट है वो 0 है, और जो फाई के रिस्पेक्ट से अपर लिमिट है वो पाई है। उसके बाद इस पॉइंट का एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन लें और इस रे को घुमाएं कि कब तक ये इस सॉलिड के अंदर रहती है। ये इस सॉलिड के अंदर पूरे सर्कल में रहती है, यानी थीटा की वैल्यू मिनिमम 0 और थीटा की वैल्यू मैक्सिमम जो है वो 2 पाई है। तो थीटा की लोअर और अपर लिमिट की बात करें तो थीटा की लोअर लिमिट 0 है और थीटा की अपर लिमिट हमारे पास 2 पाई है। हमने आसानी के साथ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में रो की लिमिट्स, फाई की लिमिट्स और थीटा की लिमिट्स मालूम कर ली हैं। मालूम करना चाहते हैं हम इस सॉलिड का वॉल्यूम, और वॉल्यूम मालूम करने का फार्मूला है कि डी को इंटीग्रेट कर लें ओवर द रीजन जी। तो हम वॉल्यूम मालूम करने के लिए ओवर द रीजन जी इंटीग्रेट कर रहे हैं डी को, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में डी की जगह हम रो स्क्वायर साइन फाई डी रो डी फाई और डी थीटा लिखेंगे। रो की लिमिट्स हम सबसे पहले लिख रहे हैं, वो 0 से a है। फिर फाई की लिमिट्स ले रहे हैं, 0 से पाई है, और लास्ट में थीटा की लिमिट्स 0 से 2 पाई। अब सबसे पहले इसको रो के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे। जब रो के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो साइन फाई हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। रो स्क्वायर का इंटीग्रल जो है वो रो क्यूब ओवर 3 हो जाएगा। पावर 1 बढ़ा ली, नई पावर से डिवाइड कर लिया, और रो की लिमिट्स हम लिख लेंगे राइट साइड पर 0 से a, और इसके बाद फाई के रिस्पेक्ट से और लास्ट में थीटा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन अभी पहले हम इस रो की लिमिट्स पुट करेंगे। रो की जगह यहाँ a पुट करेंगे तो a क्यूब बाई 3 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, साइन फाई एज इट इज आ जाएगा, a क्यूब बाई 3 माइनस 0। a क्यूब बाई 3 जो है कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल से बाहर लिख लेंगे। फाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है। साइन फाई का इंटीग्रल जो है वो माइनस कॉस फाई आ जाएगा। साइन फाई का इंटीग्रल माइनस कॉस फाई, a क्यूब बाई 3 को बाहर लिख लिया। थीटा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अभी मजीद करनी है हमने। a क्यूब बाई 3 एज इट इज रहेगा। फाई की लिमिट्स पुट करेंगे तो माइनस कॉस फाई और माइनस कॉस 0, माइनस फार्मूले का और माइनस कॉस फाई जो है वो फंक्शन है हमारे पास। तो यहाँ पर cos पाई की जगह -1 लिखेंगे। हमारे पास यहाँ माइनस इंटू -1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 0 की जगह 1 आ जाएगा। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 2a क्यूब ओवर 3 जो है वो तो बाहर आ जाएगा एज ए कांस्टेंट, और 1 डी थीटा की इंटीग्रेशन कर लेंगे, वो थीटा हो जाएगी, उसकी लिमिट 0 से 2 पाई। 2a क्यूब बाई 3 एज इट इज, लिमिट सब्सटीट्यूट कर लें 2 पाई माइनस 0, और इसको मल्टीप्लाई कर लें तो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया वॉल्यूम का 4 पाई a क्यूब ओवर 3। हमने एप्लीकेशन भी कर ली है, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया है, और हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की मदद से भी इंटीग्रेशन कर ली है। आज मैंने आपको इंटीग्रेशन सिखाई है
सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की मदद से और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की मदद से कैसे किया करते हैं, और मैंने आपको एप्लीकेशन के रिजल्ट्स लिखवाए हैं कि वॉल्यूम का क्या फार्मूला है हमारे पास, मैस किस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, और सेंटर ऑफ मैस कैसे मालूम किया जा सकता है, और लास्ट में मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया कैसे मालूम कर सकते हैं। फार्मूला ही आपके पास मौजूद हैं। इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना आती है, कार्टियन कोऑर्डिनेट्स में भी, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में भी और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में भी। आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज मैं आपको दे दूंगा, उन एमसीक्यूज को हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आप इंटीग्रेशन करने की खुद भी प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।